जब हमारे देश की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री लिखी जाएगी ना 50-100 साल बाद की भाई डेमोक्रेसी कैसे खत्म हुई, ऑटोक्रेसी कैसे सामने आ गई, डिक्टेटरशिप कैसे बनी हमारी देश, तो इस हफ्ते को जरूर याद किया जाएगा। वैसे तो हमारे देश में डेमोक्रेसी का गला हर दूसरे दिन घोटा जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ही दिनों के अंदर इतना बड़ा एक चेंज आ जाता है, शिफ्ट आ जाता है जो बहुत ही क्लियर हो जाता है। आपको दिखे ना दिखे वो दूसरी बात है, आपकी श्रद्धा पर वो डिपेंड करता है, लेकिन कुछ चीजें अब बिल्कुल साफ हो रही हैं। इस हफ्ते बहुत बड़ा एक चेंज आया है जो सिग्नल देता है कि हमारी डेमोक्रेसी की मौत कैसे हो रही है। हुआ यूं कि सोनम वांगचुक को, अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो देख लीजिएगा, किस तरीके से 6 साल से पीसफुल डिमांड चल रही थी लद्दाख में, किस तरीके से स्टेटहुड की मांग चल रही थी, किस तरीके से सिक्स्थ शेड्यूल क्या होता है उसमें इंक्लूजन की जो मांग चल रही थी, वगैरह वगैरह, और कैसे सरकार ने 6 साल से उनको नकारा था। लेकिन अब जाकर वहां के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आगजनी में इन्वॉल्व हो गए, बीजेपी का दफ्तर जला दिया। शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सरकार को बहुत ज्यादा खतरा लगने लगा। तो फिर जब जवाबी फायरिंग हुई, और वो भी पैरों पर फायरिंग नहीं हुई, सीधे सर पर और चेस्ट पर फायरिंग हुई, तो 4 लोगों की मौतें हुई, जिनमें एक तो फॉर्मर आर्मी पर्सन था, 50 लोग घायल हुए। सरकार ने इस सब का जिम्मा सीधे सोनम वांगचुक पर फोड़ दिया कि भैया सोनम वांगचुक बाहर से फंडिंग ले रहे हैं, बाहर से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, पाकिस्तानी CIA, अर्बन नक्सल सब कुछ है सोनम वांगचुक। बात आज के एपिसोड सोनम वांगचुक पर नहीं है, बात है कि सरकार क्या संकेत देना चाहती है। क्योंकि जिस बर्बरता से सरकार ने क्रैकडाउन किया है, जिस इंटेंसिटी से सरकार ने क्रैकडाउन किया है, वो दिखाता है कि कोई ना कोई तो काफी डरा हुआ है। सोनम वांगचुक को अगर डिटेन भी किया होता, चलिए ठीक है, वायलेंस हुआ है, हम उनको डिटेन कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कुख्यात ड्रेडेड NSA के अंडर, जिसमें बेसिकली टेररिस्ट, बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट्स और गैंगस्टर्स को जो अरेस्ट किया जाता है, जो देश में नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब सोनम वांगचुक क्या देश के खिलाफ काम कर रहे थे? देश के खिलाफ नारा लगाया था, नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ वो है। माने अगर सोनम वांगचुक अगर ये है तो आप और हम तो कुछ भी नहीं है। अगर सोनम वांगचुक इज अ पर्सन जिसको आप NSA के अंडर आप अरेस्ट कर सकते हो, और इसीलिए मैं कहता हूं कि काफी क्लियर संकेत आ रहे हैं सरकार की तरफ से कि किस तरफ हमारा देश जा रहा है आज के एपिसोड में। लेकिन अगर आपको बुरा लगे तो उसके लिए मैं पहले ही माफी चाहूंगा, लेकिन आपकी हमारी जो प्रतिक्रिया है उसके बारे में भी बात करना जरूरी है। कोर्ट की प्रतिक्रिया या ना रहने वाली प्रतिक्रिया, उस पर बात करना जरूरी है, और विपक्ष किस तरीके से बिल्कुल लाचार बेबस है उसके बारे में भी बात करना काफी जरूरी है। क्योंकि ये एक पर्सन की बात नहीं है, एक पार्टी की बात नहीं है, ये हमारे देश की बात है, हमारे देश की डेमोक्रेसी की बात है। इसीलिए यूजुअली मैंने कभी यह बात नहीं कही है, लेकिन आज का एपिसोड अगर थोड़ा टाइम निकाल कर देख पाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ा क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि क्रोनोलॉजी अब बहुत साफ हो चुकी है, हमारे सामने आ चुकी है देशभक्त के एपिसोड में। इसीलिए आज 8 सवाल मैं आपसे आपके सामने रखना चाहता हूं। सवाल नंबर 1, ऐसी कौन सी एलिगेशन है जिसकी वजह से FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है? क्या क्या कांड किए हैं? शॉकिंग एलिगेशंस क्या है सरकार के? मैं बता रहा हूं, जब मैं एलिगेशंस आपको बताऊंगा आपके भी सर्किट उड़ जाएंगे। बहुत शॉकिंग एलिगेशंस है। दूसरा, NSA क्यों लगाया? आप डिटेन कर सकते थे, अरेस्ट कर सकते थे। क्या मैसेज देना चाहती है सरकार NSA लगाकर सोनम वांगचुक के ऊपर? उसके बारे में भी बात करना जरूरी है। और यह लद्दाख के लिए बैकफायर क्यों कर सकता है, डेमोक्रेसी के लिए बैकफायर क्यों कर सकता है, यह समझना काफी जरूरी है। सो मैसेज तो एक सरकार दे ही रही है, लेकिन जो चौथा सवाल है मेरे जहन में, और वो है कि क्या हमारा देश अब कांग्रेस मुक्त से विपक्ष मुक्त और प्रोटेस्ट मुक्त होने वाला है? क्योंकि सरकार ने कांग्रेस मुक्त भारत से बात शुरू की थी, लेकिन अगर आप आंकड़े देखें, डेटा देखें, तो हम तो विपक्ष मुक्त, प्रोटेस्ट मुक्त भारत बन रहे हैं। पिछले 11 साल में ऐसा कौन सा पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ है जो सरकार ने कहा है हाँ ये प्रोटेस्ट अच्छा है, इंटरनल है, बाहर से नहीं आया है, फॉरेन फंडेड नहीं है? वो समझने की जरूरत है। और कैसे ये एक टेक्स्ट बुक केस बनता है लद्दाख में सोनम वांगचुक का, कि अगर सरकार किसी को डिस्क्रेडिट करने पर आए, अगर IT सेल किसी को डिस्क्रेडिट करने पर आए, तो वो हमेशा सफल ही रहेगी। और कांग्रेस के रहते हुए तो मैंने फेलियर के चांसेस सरकार के 0, IT सेल के 0 ही है, क्योंकि कांग्रेस भी सोती रहेगी जब ये पूरा प्रोसेस ऑफ डिस्क्रेडिटिंग चलता है। बहुत ही फैसिनेटिंग है, उसके बारे में भी बात करेंगे। नंबर 6, क्या आज के डेट में कोई भी सेफ है? सोनम वांगचुक तो सेफ नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट मीडिया की क्या बात करें, या ऑपोजिशन की क्या बात करें, या किसी भी वोकल लीडर की क्या बात करें, आज के डेट में क्या कोई भी सेफ है, वो जानना बहुत जरूरी है। और एक सवाल जो हमें भी पूछा गया है कि किसी पार्टी हेतु अगर आप काम ना कर रहे हो, क्या इंडिपेंडेंटली स्टैंड करके, विदाउट अ पार्टी स्टैंड, क्या आप डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बात कर सकते हो, या आपको किसी पार्टी से लिंक्ड होना होगा? वो समझना जरूरी है। एंड फाइनली, क्या आप एक्सेप्ट करोगे? आज का एपिसोड सिर्फ इसलिए है आपको यह बात
कहीं ना कहीं तो माननी पड़ेगी कि भैया सबकी बहुत बुरी तरीके से लगने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ करो उसके बारे में, लेकिन क्या आप मानने वाले हो कि कितनी बुरी तरीके से हमारी लगी पड़ी हुई है, या आप भी बोलोगे सब चंगा सी है? क्योंकि मुझे तो इंपैक्ट नहीं पड़ा है। यूजुअली लोग यही कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर नॉर्मल इंसान, कि अगर मैं प्याज ना खाऊं, अगर मेरे ऊपर डंडा नहीं पड़ा है, अगर मुझे दिक्कत नहीं हुई है, तो सब चंगा सी है। क्या ऐसा है? क्या ऐसा सोचना सही है कि नहीं है? सबसे पहले बात करते हैं जो चार्जेस लगे हुए हैं वांगचुक के ऊपर, जिसकी वजह से एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। तो सुनने में तो ऐसा लगता है कि अगर एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किया हो तो करोड़ों खरबों रुपए आ रहे होंगे, देश को बर्बाद करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे होंगे बाहर से, जिससे एक बंदा या एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन जो लद्दाख में बेस्ड है वो देश को अराजकता में झोंक पाए। तो आइए देखते हैं एफसीआरए वायलेशंस क्या है। सबसे 5 वायलेशन मिले हैं सरकार को जिसकी वजह से एफसीआरए कैंसिल कर दिया गया है। नंबर 1, 3.5 लाख रुपीस का एक बस सेल हुआ था। तो एफसीआरए का जो पैसा आया था, उन्होंने बस खरीदा था, बस पुराना हो गया तो बस बेच दिया। जब बस बेच दिया तो उन्होंने वापस पैसा एफसीआरए अकाउंट में डाल दिया, क्योंकि पैसा तो एफसीआरए का ही था। वही प्रोसीजर है, वही मैनुअल कहता है। सरकार कहती है नहीं, आपने गलत तरीके से फॉरेन डोनेशन दिखा दिया है फ्रॉम वांगचुक, क्योंकि वो बस वांगचुक ने बेचा था, तो वो फॉरेन डोनेशन आपने दिखा दिया है फ्रॉम वांगचुक। ये नंबर 1 गलती है। नंबर 2, मैसिव फ्रॉड है ये। 54,600 नहीं, करोड़ नहीं, ओनली 54,600 रुपीज वॉलंटियर ने फी पे किया था 18,200 रुपीज का। उसको एक्सीडेंटली एफसीआरए अकाउंट में वो चले गया था। तो वो लोकल अकाउंट होना था, लेकिन वो एफसीआरए अकाउंट में चले गया। जो एनजीओ है सेक्मॉल, उसने ये माना भी मेरी गलती है, लेकिन सरकार ने कहा कि ये देखो इसी तरीके से आप फ्रॉड कर रहे हो, तो ये दूसरी गलती पाई। तीसरी गलती तो उससे भी बड़ी, 19,600 करोड़ नहीं, 19,600 ओनली। अब हुआ क्या कि डोनर ने फूड एंड स्टे, वहां आने की बात थी तो फूड एंड स्टे के लिए पैसा दिया था, लॉकडाउन हो गया, डोनर आया नहीं, सेमकॉल ने वापस दे दिया पैसा, रिफंड कर दिया। सरकार कहती है फॉरेन कंट्रीब्यूशन को आप रिटर्न नहीं कर सकते हो, रिफंडिंग इज नॉट अलाउड, दिस कुड लीड टू मिसयूज। 19,600 करोड़ नहीं, 19,600 रुपीज रिफंड किया था, घोर पाप कर दिया। और 79,200 रुपीज का फूड फीस, बताइए कितना बड़ा स्कैम है, जो कि डायरेक्टली स्टाइपेंड एंड सैलरीज ऑफ स्टाफ से लिया गया था। बुक्स में रिकॉर्ड भी किया गया था, लेकिन नेवर शोड इन एफसीआरए अकाउंट था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि यहां आप धांधली कर रहे हो। लेकिन नंबर 5 जो है वो तो सबसे ज्यादा शॉकिंग है। तो जिस तरीके से देश में अराजकता फैल रही है, आप समझ लीजिए। 4.9 लाख रुपीज भाई स्वीडन से आया। इतनी भारी रकम आई है, 4.9 लाख रुपीज स्वीडन से आया। क्यों आया? डोनर ने पैसा दिया था फॉर वर्कशॉप्स ऑन यूथ माइग्रेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड फूड सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी। फूड सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी, सरकार ने बोला देखिए देश की सॉवरेनिटी के खिलाफ आप काम कर रहे हो। मिनिस्ट्री ने कहा कि दिस इज अ वायलेशन, क्योंकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर द स्टडी ऑन सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन। जिनको मालूम नहीं है तो उनके लिए मैं डेफिनेशन भी दे देता हूं कि फूड सॉवरेनिटी क्या होता है। फूड सॉवरेनिटी इज एम्फसाइजिंग द राइट ऑफ द पीपल टू डिफाइन देयर ओन फूड एंड एग्रीकल्चरल सिस्टम्स, प्रायोरिटाइज लोकल कंट्रोल एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इंश्योर हेल्दी कल्चरली अप्रोप्रिएट फूड प्रोडक्शन दैट चैलेंजेस कॉर्पोरेट डोमिनेशन एंड एम्पावर्स कम्युनिटी। फूड सॉवरेनिटी को हमारी सरकार ने सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया के ऊपर स्टडी बताकर एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया। मेरा अकाउंटेंट भी यही कहता है कि मैं कहता हूं यार हमने तो एक भी पैसा इधर से नहीं लिया, हमारे तो सारे ट्रांजैक्शन मैप्ड हैं, तो मैं तो सेफ हूं। तो अकाउंटेंट हंस रहा था, कह रहा था कि बेटा सरकार अगर चाहे तो कुछ भी तुम्हारे अगेंस्ट निकाल सकती है, खोल सकती है। ये उसका सिटिंग एग्जांपल है कि आपके पेपर्स जितने भी अच्छे हो, आप जितना भी अच्छा काम करना चाहो, अगर सरकार आपकी बैंड बजानी चाहे तो बजा देगी। तो याद रखिए, ये होता है दाम सरकार के खिलाफ बोलने का, जबकि एक टाइम पर आप सरकार के प्रिय भी रह चुके हो। नंबर 2, एनएसए क्यों लगाया? चलिए ठीक है, मान लिया सोनम वांगचुक के ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराया था, वो वायलेंट हो गया, सरकार नाखुश है, अरेस्ट कर लो। एनएसए क्यों लगाया और किस पर लगाया ये देख लो। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि इसके बाद, आज के बाद कोई भी सेफ नहीं है। जिस बंदे ने मोदी की वाहवाही की आर्टिकल 370 हटने के बाद, उसी दिन वन ऑफ द फर्स्ट पीपल इन द एरिया जिसने बोला बहुत अच्छा कदम है, 370 हट गया, हम यूनियन टेरिटरी बन गए, उनको लगा उनको और राइट्स मिलने वाले हैं। आज उसी बंदे को एक टेररिस्ट तरीके से ट्रीट कर रही है सरकार की आईटी सेल। वांगचुक श्रीनगर में पढ़े थे, जो आज श्रीनगर में एनआईटी है, जो इवेंचुअली एनआईटी बनी। सेमकॉल का 1988 में सेमकॉल उन्होंने फाउंड किया था। स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, क्या क्या काम किया है। इनोवेटिव आइस स्तूपास बनाने का जो प्रोजेक्ट है, जो वाटर स्केर्सिटी से डील करने के लिए। सोलर पावर टेंट्स बनाए हैं आर्मी के लिए, जिससे वो जो करकराती हुई सर्दी है उससे आर्मी बच पाए।
और फुंगसुक वांगडू का जो कैरेक्टर है थ्री इडियट्स में, उसको तो इंस्पायर किया ही था। 2018 में मैग्सेसे अवार्ड भी उन्हें मिला था। तो इन टर्म्स ऑफ अ पीसफुल, प्रोग्रेसिव, प्रो इंडिया, प्रो आर्मी फिगर, आपको फुंसुक नहीं, सोनम वांगचुक से ज्यादा और कोई मिल नहीं सकता है। लेकिन आज उन्हें एनएसए के तहत डाल दिया गया है। वो एनएसए जो रेडिकल प्रीचर्स, गैंगस्टर्स, टेररिस्ट के खिलाफ लगाया जाता है, वो आज सोनम वांगचुक पर लगा दिया है। इस बात से मेरे ख्याल से सोनम वांगचुक भी काफी सरप्राइज होंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा था उनके ऊपर ईडी इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन सरकार ने कहा छोड़ो ईडी, सीधा बड़ा काम अब करते हैं। एनएसए, जैसे मैंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले में डील होता है। अब आप लद्दाख में जाकर पूछ लीजिए, आपको एक बंदा नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि सोनम वांगचुक वाज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। वो नेशन के लिए, देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए बात करते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हमने एक एपिसोड बनाया था जब सोनम वांगचुक ने मोदी का सपोर्ट करते हुए बोला था हम बॉयकॉट चाइना करेंगे, और हमने ये बोलने की कोशिश की थी कि चाइना को बॉयकॉट करने की जरूरत नहीं है, चाइना को बीट करने की जरूरत है। वैसे में भी बॉयकॉट नहीं कर सकते हो, क्योंकि चाइना से हम इतना सामान इंपोर्ट करते हैं, तो बॉयकॉट दिखाने के लिए ठीक है, लेकिन एक्चुअली हो नहीं पाएगा। और अगर हम बात करें कि किस तरीके से एनएसए को मिसयूज किया गया था, 1980s में लाया गया था, आज के डेट तक भी उसे सरकार कैसे मिसयूज करती है, यह काफी वेल डॉक्यूमेंटेड है अभी तक। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें, डिटेनीज अंडर एनएसए अगर देखिए तो एवरेज में 314 दिन डिटेनीज अंडर एनएसए जेल में बिताते हैं। तो मने 12 महीने तक तो आप सीधे जेल में रहोगे, आपको कोई लीगल फ्रेमवर्क भी बचा नहीं सकता है, क्योंकि सरकार आपको 1 साल तक तो आराम से रख सकती है विदाउट टू मच ऑफ अ लीगल हैसल। हां, मैंने एक कमिटी है जो बैठकर देखेगी, एग्जामिन करेगी, लेकिन वो सरकार के पक्ष में ही यूजुअली डिसीजन ले लेती है। कफील खान की अगर हम बात कर लें, या फिर यूसुफ मलिक, यूपी में एक और केस था, इन सब केसेस में सुप्रीम कोर्ट तक को इंटरवीन करना पड़ा बेल करवाने के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 120 एनएसए डिटेंशंस में से 94 को आज के डेट में कैंसिल करके रखा है, 2018 और 2020 के बीच में 2 साल में। तो यूएपीए हो, एनएसए हो, क्लियरली ये जो ड्रैकोनियन लॉज हैं, ये लोगों को चुप कराने के लिए अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि यूजुअली एक एंटी टेरर लॉ की तरह आपको उसको देखना चाहिए। अब इससे होगा कि जो लद्दाख में लोग हैं ना, वो काफी डरे हुए हैं, मैंने शौक में है कि इस तरीके से आप हमें कैसे ट्रीट कर सकते हो। कश्मीर की तरह आप भी लद्दाख के लोगों को और डिस्टेंस कर रहे हो। बॉर्डर रीजन है, पीसफुल लोग हैं, उनको इस तरीके से अगर आप बर्बरता दिखाओगे उनके ऊपर, आपने इंटरनेट भी बंद कर दिया। वैसे में ही हम विश्व गुरु हैं जहां तक इंटरनेट शटडाउन की बात है। अब आपने लद्दाख में भी इंटरनेट बंद कर दिया। 2014 में कितने थे? 84 शटडाउन आई थिंक 2024 में ही थे। तो फिर से विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं शायद आज के एपिसोड में, वो डेटा से थोड़ा सा परे है, थोड़ा सा और भी ऊपर है। वो है कि ये जो सरकार का प्लेबुक है किस तरीके से काम करता है। पहले आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लिया, उसके बाद आपने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आपने चालू कर दिया, उसके बाद आपने वहां डिजिटल ब्लैकआउट कर दिया, और उसके बाद आपने जो प्रोसेस ऑफ डिस्क्रेडिटिंग है, और इस पर मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा कि सरकार कैसे किसी को भी आज के डेट में डिस्क्रेडिट कर सकती है। सोनम वांगचुक को अगर डिस्क्रेडिट किया जा सकता है, आप और हम तो कोई भी चीज नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ये क्रोनोलॉजी समझने के लिए। कांग्रेस मुक्त भारत करते करते देखिए हमें आज देश में कैसे प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट कर दिया गया। मैं छोटा सा ऐसी लिस्ट बना रहा था। सरकार के अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से हमारे देश में कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है। मे बी सरकार इस फिलॉसफी से आती है कि सिर्फ चिट्ठियां लिखे जाए, किसी को मर्सी पिटीशन लिखी जाए, क्योंकि अगर फार्मर प्रोटेस्ट करता है तो वो खालिस्तानी सपोर्टेड होता है, अगर स्टूडेंट को प्रोटेस्ट वो करता है तो वो अर्बन नक्सल होता है, मे बी चाइना उसे सपोर्ट कर रहा है, अगर इंडिपेंडेंट मीडिया कुछ बोल दे, कुछ सवाल कर दे, तो फिर वो सीआईए एजेंट्स बन जाते हैं, अगर रीजनल पार्टीज कुछ बोल दे तो वो एंटी इंडिया फोर्सेस बन जाते हैं, अगर जॉब सीकर्स उत्तराखंड में बोलते हैं कि भैया नोट चोर गद्दी छोड़, तो फिर वो नेपाल के जेन जी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अगर सीएए प्रोटेस्ट होता है तो गजवाए हिंद होने वाला होता है, और अगर E20 पेट्रोल जैसी चीज पर भी कोई आवाज उठा दे तो वो ऑयल लॉबी से पैसा लेकर सरकार के खिलाफ बोल रहा होता है। ये नितिन गडकरी जी की वाणी है, उनका ये मानना है। तो देखिए किस तरीके से हमारे देश में अब पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप प्रोटेस्ट करोगे तो कहीं ना कोई आपको फंड करता है। यू विल बी कंप्लीटली जैक्ड। ये बात आपको मानना पड़ेगा कि हमारे देश में अब प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है।
और अगर आप प्रोटेस्ट करोगे तो देखो आपके साथ क्या होगा। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डिस्क्रेडिटिंग समवन। छोटा सा एग्जांपल यहां मैं दे रहा हूं, स्टैंजिंग सेपैंग, आई अपोलोजाइज अगर वो प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक नहीं है, कांग्रेस के काउंसलर, और इनको जिम्मेदार ठहरा दिया आईटी सेल ने और उसके बाद बीजेपी ने कि इन्होंने ही प्रोटेस्ट को लीड किया था। एक फोटो आती है, और जहां तक इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें तो प्रोमिनेंट अकाउंट्स में विजय पटेल, एक पता नहीं ये कोई राइट विंग कंस्पिरेसी थियरिस्ट हैं, उन्होंने सीधा सीधा ट्वीट लिख दिया राहुल गांधी को फोटो में डालते हुए कि ये है राहुल गांधी के साथ स्टेंजिंग सेपैंग, और यही थे लीडर जिन्होंने पूरी जो आगजनी की, जो जहां वो वायलेंस क्रिएट किया। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि ये विजय पटेल का जो ट्वीट है ये 24 सितंबर को आता है, माने जिस दिन ये सारी वायलेंस होती है उस दिन पूरा इन्वेस्टिगेशन इन्होंने खुद ही कर दिया था। सीबीआई एनआईए की जरूरत नहीं थी, इन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन कर दिया था, राहुल गांधी के साथ लिंक ड्रॉ कर दिया था, 9/14 पर ट्वीट भी कर दिया था। संबित पात्रा इसी को लेकर बीजेपी का ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, जहां फिर से ये स्टेंजिंग सेपांग का फोटो दिखाकर बोला जाता है कि ये कांग्रेस का किया करा है, बिकॉज बीजेपी वैसे में भी चाइना का नाम तो ले नहीं सकती है, ये चाइना का काम तो हो नहीं सकता है क्योंकि ना वहां कोई आया था ना वहां कोई है। तो फिर बीजेपी ने कहा यह कांग्रेस का किया कराया है। यहां आती है अमेजिंग थिंग, कांग्रेस 2 दिन लगाती है इस बात को ऑफिशियली डिनाई करने के लिए कि बॉस ये हमारा बंदा नहीं था और हम अब लीगल कार्रवाई करेंगे। लीगल कार्रवाई घंटा होगा, वो सबको मालूम है, वो बीजेपी वालों को भी मालूम है। ये विजय पटेल ट्वीट डिलीट करके भाग गया, लेकिन जो 2 दिनों में जो डिस्क्रेडिट हुआ, जो संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, जो मीडिया में जो बात फैल गई कि ये सब कांग्रेस का किया कराया हुआ, इसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है, लोगों ने ये बात मान भी ली। वो बेचारा काउंसलर वहां रोता धोता रह गया कि भैया इसमें मैं तो हूं ही नहीं इस पिक्चर में, लेकिन वो सुनने वाला कोई नहीं था। इस फ्लड में, इस फ्लो में ये सारी चीजें इस तरीके से काम करती हैं, द प्रोसेस ऑफ डिस्क्रेडिटिंग। और आज के डेट में सरकार के खिलाफ कोई भी सवाल उठाएगा, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो सोनम वांगचुक हो, चाहे वो कोई पत्रकार हो, उसको डिस्क्रेडिट किया जाएगा। तो ये बात ध्यान से याद रखिएगा। लास्ट में कुछ 3 पॉइंट्स हैं, छोटे पॉइंट्स हैं, मैं मेंशन करना चाहूंगा। आज के डेट में अगर आप फैक्ट्स की बात करना चाहो, लोग हमसे कहते हैं कि अरे देखो तुम तो बात कर रहे हो, इसका मतलब है डेमोक्रेसी अभी भी जिंदा है, राइट टू फ्रीडम है। हमने कहा चलो भैया तुम्हारी जो मन की वो थी, मंशा थी, उसको भी हम पूरा कर देते हैं। बैठे बैठे कोर्ट का ऑर्डर आता है, यूट्यूब से ऑर्डर आता है कि ये 5 वीडियोस डिलीट कर दो। ये बहुत बड़े जो बिजनेसमैन है, अब मैं नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि केस अंडर कोर्ट है, अभी सब जुडिस है, लेकिन बड़े बड़े पूंजीपति अब आकर जॉन डो ऑर्डर्स रिलीज कर रहे हैं। जॉन डो का मतलब है कि कोर्ट ने कहा है कि ये 10-15 यूट्यूबर्स हैं, इनके यहां से सारे वीडियोस हटा दो जो ये बड़े पूंजीपति चाहते हैं। ना कोई सुनवाई, ना कोई इंफॉर्मेशन। हमें तो मालूम चला जब सीधा डिलीशन का नोटिस यूट्यूब की तरफ से आया। तो आप सोच के देखिए हमारी डेमोक्रेसी कहां चली गई है, जो बड़े बड़े पूंजीपति कोर्ट का ऑर्डर लेकर विदाउट नोटिस, विदाउट एफआईआर, विदाउट कंप्लेंट, विदाउट डेफेमेशन केस सीधा वीडियो ही डिलीट करा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, क्योंकि वीडियो तो पूरा फैक्चुअल था। तो जिस तरीके से अब बोलने की आजादी कंप्लीटली खत्म हो रही है, अब ये पत्रकार कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं कि भैया हमें बोलने दो, हमें अपना पत्रकारिता का काम करने दो। अगर गलत हैं, अगर गलत तथ्य लगाएं तो बताओ कौन सा गलत तथ्य है। वो खैर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। पॉइंट नंबर 7, क्या हम डेमोक्रेसी के लिए अब खड़े हो सकते हैं विदाउट सपोर्टिंग एनी पार्टी? मुझसे ये सवाल पूछा गया रिसेंटली, तो मेरा जवाब यह है कि आपको किसी पार्टी को सपोर्ट करना जरूरी नहीं है। ये कहां से आ गया कि आपको किसी पार्टी को सपोर्ट करना है? एक तो है कि आपने जिसके लिए वोट किया उसको 5 साल अंधाधुंध सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। आप एक सिटीजन हो, आप कॉकरोच नहीं हो। अगर आपने किसी को वोट दिया, आपका और हक बनता है उस पार्टी से सवाल पूछने का। और आप अदरवाइज भी विदाउट सपोर्टिंग एनी पार्टी, आप कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट करिए, आप सत्य को सपोर्ट करिए, आप फैक्ट्स को सपोर्ट करिए। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि अरे देखो अगर मैं सवाल उठाऊंगा तो फिर मैं किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं, अगर ये ऐसे लेम एक्सक्यूजेस आपको देने हैं तो फिर आराम से बैठो। उसके बाद जब आपकी बारी आएगी, झांप खाने की, तो अच्छे से खा लेना। विच बाय द वे ब्रिंग्स मी टू द लास्ट पॉइंट। क्या अब आप मानोगे कि भैया सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल चली गई है? अब या तो सरकार इतनी डरी हुई है कि भैया एक सोनम वांगचुक जिसको कल तक कोई पूछ नहीं रहा था, वो बेचारा अनशन पर मर रहा था, अब वो इतना खतरनाक बंदा हो गया है कि आप उसको लद्दाख में अरेस्ट करके किसी और स्टेट में ले जाओगे, एनएसए के अंडर डाल दोगे, उसको कंप्लीटली मीडिया ब्लैकआउट कर दोगे, लद्दाख में आप इंटरनेट बैन कर दोगे। क्या हमारा देश इतना ज्यादा कमजोर हो गया है कि एक गांधीयन प्रोटेस्टर, 5 यूट्यूबर, 2 रीजनल पार्टी लीडर्स इस देश को तबाह कर देंगे, तोड़ देंगे? तो फिर तो पिछले 11 सालों में इस देश को काफी कमजोर किया गया। सरकार को जवाब देना होगा। ये जो भर भर कर जब भी कोई प्रोटेस्ट करता है बाहर से पैसे आते हैं, तो भैया होम मिनिस्ट्री इतने सालों से क्या कर रही थी? इतने पैसे आए कहां से बाहर से?
इन चीजों का तो जवाब देना होगा। या फिर आप समझिए कि आपका कितना बड़ा मूर्ख बना दिया जा रहा है। ये तो मूर्ख जिहाद आपके खिलाफ चला दिया जा रहा है और आप भी इस मूर्ख जिहाद में अपने आप को शामिल कर चुके हो कि सरकार जब भी बोले प्रोटेस्ट हो रहा है, बाहर से हो रहा है। हमारे पास प्रोटेस्ट करने की एबिलिटी नहीं है क्या? हम इतने ज्यादा वो हो गए हैं, इनकैपेसिटेटेड हो चुके हैं। माने हम वो भारत जिसने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा के रखी थी, आज वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अरे ये बोल दो कि भैया हमें प्रोटेस्ट पसंद नहीं है, हम प्रोटेस्ट करने से डरते हैं, हमें तो डिक्टेटरशिप चाहिए, तब भी ठीक है। लेकिन इस तरीके से इतनी घटिया आर्ग्यूमेंट्स को बिलीव करना यह दिखाता है कि आपको कॉकरोच में तब्दील करने में सरकार सफल हो गई है, आपको मूर्ख जिहाद में इंक्लूड करने में सरकार सफल हो गई है। यह एपिसोड बनाने का सिर्फ इतना ही पॉइंट है कि भाई अब तो जग जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ कर लो, लेकिन समझ तो जाओ कि डेमोक्रेसी आज कहां है। यह वो हफ्ता है जब 50 साल बाद हमारी इतिहास लिखी जाएगी, तब हमें याद रहेगा कि एक बंदा जो लद्दाख में भी प्रोटेस्ट कर रहा था, क्योंकि वो प्रोटेस्ट हिंसक हो गया तो 4 लोगों को सर पर और यहां गोली मारकर खत्म कर दिया गया। ना टीयर गैस शेल था फोर्सेस के पास, ना उनके पास पेलेट गन था, ना वार्निंग शॉट्स थे, सीधा सीधा मार डाला गया। इस पर फोकस नहीं हो रहा, या फोकस हटाने के लिए हमने वांगचुक को अरेस्ट कर लिया। अब सारा कॉन्वर्सेशन वांगचुक पर है। किस बात से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, किस बात से सरकार डरी हुई है, किस बात से लोगों को चुप कराने की कोशिश हो रही है, यह तो पता नहीं। लेकिन जो लोगों का गुस्सा है वो देखते हुए अब सरकार ने क्लियर मैसेज कर दिया है, अब आवाज उठाओ, अब हम देखते हैं तुम्हारी कैसे तोड़ेंगे। तो कम से कम ये तो अब समझ जाओ कि तुम कॉकरोच बनने वाले हो, तुम मूर्ख जिहाद में शामिल हो चुके हो। अब आगे जो होगा वो काफी क्लियरली कुछ लोगों को दिख रहा है, आपको ना दिखे, बोलते रहिए चंगा सी।